हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। मेरा नाम सचिन शर्मा है, मेरा चैनल एमसी स्क्वायर एल्बर्ट आइंस्टाइन है। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूले कराऊंगा 10th क्लास के, क्योंकि टर्म 1 का पेपर आने वाला है। तो टर्म 1 के पेपर के लिए और फॉर्मूला जो है आपको आने चाहिए, और जब फॉर्मूले आपको आएंगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे आसानी से। और वैसे भी जो एमसीक्यूज टाइप जो आपको पेपर आना है वो एमसीक्यूज टाइप है टर्म 1 का। तो 40 आउट ऑफ 40 जो है वो कैसे लेने हैं नंबर आपने, क्योंकि फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट अगर आपको आता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। अगर केवल कंसेप्ट हम देखें कि कंसेप्ट आना चाहिए फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, तो वो भी नहीं है। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन की, क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और फॉर्मूला भी आना चाहिए। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते। तो फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट जो है वो पावर है हमारी। अगर फॉर्मूला आता है आपको, कॉन्सेप्ट आता है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गारंटेड है कि आएंगे ही आएंगे। तो ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूले बच्चे क्या करते हैं कि सम सॉल्व कर लेते हैं पर फॉर्मूला लर्न नहीं करते हैं, इसलिए उनको फॉर्मूला भी लर्न नहीं होता है। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हम जब करते हैं तो ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। कंसेप्ट भी हमें आता होता है, कंसेप्ट मोस्टली बच्चों को आता ही है पर फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, कैसे होना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं सिर्फ आपको ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूले ही कराऊंगा शुरू से लेके। तो 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अब रियल नंबर में हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर निकालते हैं, और एलसीएम वाला पार्ट आता है उसमें, एलसीएम और एचसीएफ वाला पार्ट भी आता है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम आपको कराऊंगा कि एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एलसीएम जो है, एलसीएम कैलकुलेट करने का मेथड है कि px मल्टीप्लाई qx डिवाइडेड बाय हमारे पास एचसीएम। अब बच्चों px मल्टीप्लाई qx क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएंगे, जैसे हमारे पास 10 आ रहा है या 15 आ रहा है, तो वो दोनों नंबर px एंड qx है। तो px मल्टीप्लाई qx करेंगे डिवाइडेड बाय एचसीएफ करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। अगर हमने एलसीएम और एचसीएफ गिवन है हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाले हैं, तो px मल्टीप्लाई qx हमारे पास आएगा। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू px मल्टीप्लाई qx। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालेंगे? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हमें क्वेश्चन में आ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और qx वन नंबर गिवन है, दूसरा नंबर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय px और qx। ठीक है, दोनों नंबर है, कोई भी नंबर आ सकता है इसमें। तो qx निकालना है या px निकालना है, तो फर्स्ट नंबर निकालना है या सेकंड नंबर निकालना है, तो हम एक नंबर को एलसीएम और एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक देखना है मेरा, तो मेरा चैनल एमसी स्क्वायर एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उस पर आप क्लिक करके उसमें मेरा एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक और एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो से एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक को सीख भी सकते हो और देख भी सकते हो, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड px इज इक्वल टू qx आ गया। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, बाकी टर्म्स दी हुई हैं, अगर एचसीएफ निकालना है बाकी टर्म्स दी हुई हैं, तो px मल्टीप्लाई qx तो डिवाइडेड बाय हम एलसीएम कर देंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो एचसीएफ निकालना है, तो px मल्टीप्लाई qx डिवाइडेड बाय एचसीएफ। बच्चों अगर हम ये फॉर्मूला कर लेते हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो इस फर्स्ट फॉर्मूले से ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो ड्राइव होते हैं। तीनों फॉर्मूले ड्राइव करके हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 3 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से।
तो बच्चों ये था एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में विदाउट डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर 2 रेज़ टू पावर डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n आ रहा है तो हमारा वो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें हम फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में कोई वैल्यू न्यूमरेटर में गिवन होगी डिवाइडेड बाय कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। तो डिनोमिनेटर में आपने ये बनाना होता है 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। तो m एंड n जो है वो इंटीजर्स हो सकते हैं आपके, नेगेटिव नहीं आ सकते, पॉजिटिव में ही आएंगे क्योंकि इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम फिफ्थ फॉर्मूले में 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म बनाते हैं। उससे हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जो है वो ढूंढ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से बच्चों कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है सिंपल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, जैसे सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं। अब कई बुक्स में सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है और कई बुक्स में सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, तो वन इज द सेम थिंग। तो उसमें हम सम ऑफ जीरोस अगर निकालनी है हमने तो माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला लगेगा, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी है तो सी अपॉन ए फॉर्मूला है। उसके लिए टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, इफ सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन इन द स्टेटमेंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये इंपॉर्टेंट है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स करते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं। और सम ऑफ जीरोस, अगर हमने सम ऑफ जीरोस निकालनी है तो सम ऑफ जीरोस जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक में हम लिखते हैं बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखते हैं सी अपॉन ए। अब बच्चों बी अपॉन ए और सी अपॉन ए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से देखते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम वैल्यू इससे फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कीप इन माइंड व्हाट इज द form of quadratic polynomial, x square minus sum of zeros x plus product of zeros if sum of zeros and product of zeros are given in the statement। अगर दोनों स्टेटमेंट में गिवन है तो हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सीधी वैल्यू फिल करके जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूले, जो हम जिससे हम अगर हमारे माइंड में ये फॉर्मूले हैं तो हम इजीली तरीके से जो है सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं, और 1-2 मिनट में 1-2 सेकंड में ही हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलेगा हमें उसमें पेपर में कि हम हर एक वैल्यू को सॉल्व करके देखें। तो बच्चों फॉर्मूले जो है, फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट जो है वही आपकी पावर है। अगर वो पावर आपके पास आ गई तो आप सेकंडों में जो है पेपर सॉल्व कर दोगे। आपको टाइम जो है 1 आवर 30 मिनट्स का मिल रहा है और 20 मिनट्स आपको सीबीएसई दे रही है फॉर रीडिंग, ठीक है, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर टू थॉरली। तो उसके लिए आपने पहले जब क्वेश्चन पेपर रीड करना है तो उसमें आप जो आपके माइंड में फॉर्मूले हैं, क्विक रीजन जो है फॉर्मूले की
वो आपने कर लेनी है माइंड में, तो आप साथ के साथ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड चैप्टर में सिर्फ यही फॉर्मूले हैं, इसके बाद मैं आपको थर्ड चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर थर्ड में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, उसमें बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास इक्वेशंस आती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, देन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो बच्चे सबसे पहले इसमें हम सीखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम यूनिक सॉल्यूशन का कैसे पता लगाते हैं, जिसको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी इसको, इट इज आल्सो नोन एज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें a1। अब a1 को हम, अगर a1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, प्लस का साइन लेना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। तो a1 डिवाइडेड बाय a2। अब a2 हम ले गए सेकेंड इक्वेशन का बच्चों। सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट हम, जो x का कोफिशिएंट है कौन सा, ये a2। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, इज इक्वल टू, देन उसके बाद y का, अब ये पॉजिटिव है b1 तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव डालना था हमें। सेकंड इक्वेशन का y1 क्या है, b2। देन थर्ड इक्वेशन जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है c1 अपॉन c2 आ जाता है। जब ये क्रॉस वैल्यू आ जाती है, क्रॉस वैल्यू का मतलब है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हम उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इट इज आल्सो नोन एज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकेंड इसमें आ जाता है हमारे पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों इसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में भी हम a1 अपॉन a2 लेते हैं इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेते हैं और c1 अपॉन c2 लेते हैं। तो बच्चों इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में ये तीनों इक्वल आते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू अगर सपोज कर लो 1/2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 है, c1 c2 की वैल्यू भी 1/2 है, तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। लास्ट बच्चे इसमें आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है। तो दो वैल्यूज इसमें बच्चों इक्वल होती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और थर्ड वैल्यू इसमें इक्वल नहीं होती। जैसे a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ रहा है, बट c1 c2 is not 1/2, it's 1/3, 1/4 and 1/5 and etc. तो बच्चों ये था हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, जिसमें हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें k की वैल्यू भी आती है, ठीक है, k की वैल्यू भी हम इसी सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। देन बच्चों उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है कई बार k की वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या है, b², जो x का कोफिशिएंट हमारे पास b पड़ा है, अगर वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं। तो b² माइनस 4 मल्टीप्लाई ax² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को इसका स्क्वायर करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू आती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है। तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि k की वैल्यू कितनी आई। तो इसमें बच्चों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें यही आता है, इसके बाद और कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें।
आगे सॉल्व एक्स एंड वाई है बाय एलिमिनेशन मेथड से, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिड्यूस हो गया, डिलीट हो गया वो, नहीं तो मैं वो आपको बताता हूँ कि उसका क्या फार्मूला है। तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड चैप्टर के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं, कैसे कैलकुलेशन होनी है वो बताता हूँ। कौन सा फॉर्मूला है इसमें, तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि 2 पॉइंट्स गिवन है उसमें निकालते हैं। जैसे सपोज पी क्यू है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है। जैसे P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में हमें रेशो गिवन होती है, रेशो के अकॉर्डिंग हमने करना होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इसमें जो है वो है y mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n का रेशो करते हैं हम। y कोऑर्डिनेट इसमें आता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला to find the coordinate axis. Coordinate axis means x and y coordinate. To find the value of x axis and y axis and x coordinate और y coordinate. Then इसके बाद हमारे पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाते हैं अगर 2 पॉइंट्स के बीच में हमने पॉइंट ढूंढना है, x कोऑर्डिनेट ढूंढना है और y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2। तो बच्चों पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आपने फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो वो ऐसी पावर बन जाएगी आपके पास, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट ऐसा पावर बन जाएगी कि आप झट से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पेपर में। तो कॉन्सेप्ट भी अकेला कोई काम नहीं करता है, ना अकेला फॉर्मूला काम करता है। फार्मूला कौन सा कंसेप्ट और कौन सा फॉर्मूला इकट्ठा जब हम लगाते हैं तभी वो काम करता है, ऐसे नहीं काम करता। तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। जैसे इफ p एंड q आर 2 पॉइंट्स आर गिवन इन द स्टेटमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद आता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में हम निकालते हैं x कोऑर्डिनेट, तो उसमें 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 लेते हैं, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 पॉइंट्स आर गिवन, x1 y1, x2 y2 and x3 y3 to find the value of centroid of the triangle x coordinate and y coordinate. Putting the formula or to applying the formula, x is equal to x1 plus x2 x3 upon 3 and y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3। इसके बाद आ जाता है if 3 points are given and show that the 3 points are collinear। तो कोलिनियर क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, कोलिनियर क्वेश्चन बहुत आता है। कोलिनियर पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं, उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इसमें हम निकालते क्या है, ए सी निकालते हैं ए बी प्लस बी सी के इक्वल। मतलब दो साइड जो है जब एक साइड के इक्वल आ जाती हैं, निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द
कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ए सी जो पॉइंट्स हैं वो ए बी प्लस बी सी का प्लस है, द सम ऑफ द टू साइड्स है, तो वो कोलिनियर होंगे। अगर इक्वल वैल्यू आ जाती है ए सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू साइड्स आ जाता है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो बच्चों ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो कैंसिल हो गया हुआ है, डिलीट हो गया हुआ है। तो इसमें सिर्फ यही फॉर्मूले लगेंगे आपको। इसी फॉर्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी फॉर्मूले के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब उसके फॉर्मूले करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक जो है, मेरी शॉर्ट वीडियो में वो पड़ी हुई है वीडियो, आप उसको देख सकते हो। टी रेशो ट्रिग्नोमेट्री टेबल उसमें से कर सकते हो आप। आज मैं आपको फॉर्मूले कराऊंगा। इसमें फॉर्मूला मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। पहले तो सबसे पहले आपने हेक्सागन बनाना है इसमें। तो हेक्सागन बनेगा आपका, तो हेक्सागन में आपने ये ऑपोजिट साइड ले लेनी है। ये ऑपोजिट साइड आ गई है आपकी। तो इसमें सबसे पहले आपने टी रेशोस करनी है कि टी रेशोस कौन सी होती हैं। लर्न आप नहीं करोगे इसको, आप ऐसे ही इसको याद रखोगे जैसे मैंने आपको कराया था। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या करता था? सोना तोलता था, सोना चांदी तोले। अब सोना चांदी तोलता था वो। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको, आप लर्न कर सकते हैं इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले क्या करता था? सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी तोले का मतलब है, सोने का मतलब है साइन थीटा, चांदी का मतलब है कॉस थीटा, और तोले का मतलब है टैन थीटा। इसके ऑपोजिट हम रेसिप्रोकल देखें तो हमारे पास यहाँ कोसेकेंट थीटा आएगा, यहाँ सेकेंट थीटा आएगा, और यहाँ कॉट थीटा आएगा। तो बच्चों याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इसका हेक्सागन मैंने बना लिया है। तो यहाँ हम साइन थीटा डालते हैं, यहाँ कॉस थीटा डालते हैं, यहाँ टैन थीटा डालते हैं। अब साइन थीटा का ऑपोजिट क्या आ जाता है? कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा का क्या आ जाता है? सेकेंट थीटा। और टैन थीटा का क्या आ जाता है? कॉट थीटा। तो बच्चों ये हमें टी रेशो, 6 टी रेशो जो है हमारे माइंड में चली गई है, हमारे माइंड में घुस गई है और बैठ गई है वहां। तो हमें ये भूलेंगे नहीं अब। उसके बाद बच्चों अब P/H जो हमने करना है साइन थीटा, तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। सपोज करो हम यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर है, इस बिल्डिंग के ऊपर, तो ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। इसको क्या कहेंगे? बेस। और ये क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज आ गया। और ये एंगल थीटा बनता है ग्राउंड से। जब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं तो इसके बिल्डिंग के ग्राउंड से जो बेस है उससे जो थीटा बनता है वो एंगल थीटा होता है। तो साइन थीटा हमने लिखना है। तो साइन थीटा क्या है हमारे पास? साइन थीटा है P/H। अब P क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, इसकी हाइट बिल्डिंग की। हाँ जी बच्चों, ये साइन थीटा क्या आ गया? P/H। इसके बाद कॉस थीटा है। कॉस थीटा को हम क्या लेते हैं? B/H। और लास्ट में क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा क्या आ जाता है? P/B। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा है। तो कोसेकेंट थीटा हम यहाँ लिखेंगे। कोसेकेंट थीटा क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, H/P आ जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? सेकेंट थीटा। तो सेकेंट थीटा क्या आ जाएगा? H/B। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। तो बच्चों ये देखो कितना आसान तरीके के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने आपको ये करवाया है। तो आपको ये टी रेशो भी याद रहेंगी कि टी रेशो कितनी है और कैसे कैसे इसकी वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताऊंगा मैं आपको।
ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टैन थीटा। अब तीन क्वांटिटी हम टी रेशो हम तीन ही फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो है रेसिप्रोकल से सारा टेबल लिख सकते हैं। तो पेपर में हम जब पेपर में बैठे होंगे तो पेपर में हम ये टेबल बना सकते हैं। टेबल बड़ा आसान है बनाना, 60 का है, 90 का है। तो जब आपको जैसे बच्चों आपको 20 मिनट्स मिलने हैं पहले रीडिंग के लिए, तो उसमें आप पेंसिल के साथ टेबल बना सकते हो। टेबल बनाने का ये फायदा होगा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप सीधा डायरेक्ट उससे दे के आप 1 मिनट के अंदर अंदर ही 30 सेकंड के अंदर अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर आप वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम कौन सा ट्रिक क्या है, मैंने ट्रिक पहले भी बताया हुआ है आपको। अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि 10th की वीडियो भी बनाऊंगा मैं, 8th की भी बनाऊंगा, 9th की भी बनाऊंगा। सारे कंसेप्ट ही लेके आने हैं। फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी जब कॉन्सेप्ट लेंगे हम, फॉर्मूला लेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर कर देंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। तो इसमें सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देन बच्चों उसके बाद हम बैक काउंटिंग लिखेंगे, 4, 3, 2, 1 एंड लास्ट में 0। बच्चों उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करना है, रूट डालना है, इसको भी 4 से डिवाइड, सारी वैल्यूज को हम 4 से डिवाइड करेंगे और रूट डाल देंगे। तो वैल्यू हमारे पास 1 मिनट के अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास होंगी। उसके बाद हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो बच्चों इसको लर्निंग हम करते हैं, इसको निकालने का मेथड सीखते हैं कि कैसे ये निकाला जाता है। तो इसमें 0 का 0 ही आ जाएगा हमारे पास। इसमें 1/4 का स्क्वायर रूट। बच्चों स्क्वायर रूट याद करने बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर स्क्वायर रूट सारे याद कर लोगे तो आसान आपको होगा। तो 1/2 है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो √2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1/√2। तो इसका √3 डिवाइडेड बाय 2, देन लास्ट का कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद इसका भी कैंसिल होएगा 1, इसका √3/2, इसका भी बच्चों कैंसिल होएगा 1/√2, इसका 1/2 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। बच्चों ये देखो हमने सारी वैल्यूज निकाली हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब इसकी उल्ट वैल्यू होती है कॉज। अगर हम एक और मेथड से इसको लर्न करना चाहते हैं तो कॉज 1 कब होता है 0 पे और साइन 0 कब होता है 0 पे, उल्ट होता है इसका। साइन 0 पे 0 होता है, कॉज 0 पे 1 होता है। ऐसे साइन 90 पे 1 होगा, कॉज 90 पे 0 होगा। तो ऐसे ही वैल्यू हम साइन 30 की लेते हैं, ऐसे ही 45 की वैल्यू दोनों पे सेम आती है, 1/√2 1/√2। तो साइन 30 1/2 है और साइन 30 √3/2 है। इसका उल्टा हो जाएगा, 60 का उल्टा आ जाएगा और साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू आएगी। इसके बाद अब tan निकालना है हमने, तो tan कैसे निकलेगा, साइन अपॉन कॉस करके। तो साइन अपॉन कॉस क्या है, 0/1, तो वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। अब 1/2 को डिवाइड करना है इसके साथ, तो 1/√3 आ जाएगा। 1/2 को 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन √3/2 को 1/√2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू √3 रहेगी हमारे पास। अब 1 मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी 1 नहीं होता, अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता। 1 न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 0 है। जब 0 होता है डिनोमिनेटर में तो नॉन डिफाइंड हम लिखते हैं, नॉन डिफाइंड वैल्यू। तो बच्चों इसमें हमने ये तीनों पता कर लिया। अब रेसिप्रोकल ही हमने निकालना है, जैसे कोसेकेंड निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल होगा किसका, साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, 1/0।
अब साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो 1 बाय रेसिप्रोकल करना है तो 1 बाय 0। मैंने आपको कहा है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 वैल्यू आ जाती है बच्चों तो उससे हम क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 वैल्यू नहीं आती तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो बच्चों बहुत इजी है, रेसिप्रोकल ही करना है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 आएगा। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा √2 आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 ही आएगा, तो वैल्यू सेम आएगी 1 ही आएगी। उसके बाद अगर हम कॉस का निकालें तो कॉस का सीकेंड आता है। अब सीकेंड में वैल्यू हम लेते हैं बच्चों 0 की, अगर 1 है हमारे पास सीकेंड निकालना है तो 1 की वैल्यू 1 है तो 1/1 क्या आएगा 1। उसके बाद √3/2 क्या है 2/√3। अब 1/√2 है तो √2 आ जाएगा, सेम वैल्यू है उसकी। उसके बाद 1/2 है तो 2 आ जाएगा। लास्ट में हम 0 लेते हैं। अब 0 को 1/0 करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम लिखते हैं अनडिफाइंड। अब लास्ट वैल्यू आ जाती है हमारे पास कॉट। अब कॉट को भी हम इसका रेसिप्रोकल कहते हैं, किसका tan का। अब tan का रेसिप्रोकल क्या आ गया 1/0। जब 1/0 आएगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। तो बच्चों उसके बाद 1/√3 है तो इसका √3 आ जाएगा, सिंपल। 1 है तो 1 का 1 ही आ जाएगा, √3 है तो 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद नॉट डिफाइंड है, उसमें सिंपल नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड में क्या है 1/0, 1/0 में नॉट डिफाइंड आता है। तो 1/0 में नॉट डिफाइंड आता है तो जब हम इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड की वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल किसका आएगा 1/0 का। तो 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 0 वैल्यू ऊपर चले जाएगी हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो वैल्यू देखते हैं हम कि कौन सी वैल्यू आ रही है इसमें, रेसिप्रोकली या सारा रेसिप्रोकली हम करते हैं। तो ये टेबल बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखो कितना आसान है, कितने आसान तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं और माइंड में भी साथ बिठा सकते हैं। और कोई वैल्यू भी हमारे पेपर में आएगी, अगर साइन 30 की, कॉस 30 की, या tan 30 की, या सीकेंड कोसेकेंड 30 की, सीकेंड 30 की, तो हम झटपट से जो है अगर वैल्यू हमें ये टेबल आता होगा तो हम झटपट से वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और हमारी मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद जो मैं आपको करवाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं करवाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, हैव ए नाइस डे। बच्चों आगे हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके फॉर्मूले। तो सबसे पहले सर्कल मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल ये है हमारे पास, ये सेंटर है, सेंटर से हम सेक्टर बनाते हैं, ये कोड आ जाती है हमारी OABC। तो सेक्टर निकालना है हमने OABC, ये पूरा सेक्टर निकलेगा, ये एंगल थीटा है हमारे पास। तो फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर इज इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है, जो सेकंड फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा हमारे पास AC, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास, तो πr थीटा अपॉन 180 डिग्री आ जाता है। इसके बाद बच्चों हम निकालते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हमारे पास आएगा, अब यहाँ मैं लगा देता हूँ D, तो A से लेके D तक और D से लेके C तक और C से लेके A तक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया मेजर सेगमेंट क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मींस πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये वाला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच्चों आता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, जो साइन थीटा है हमारे पास वो एंगल ये थीटा आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर हमारे पास रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, और साइन थीटा की वैल्यू फिल करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर वैल्यू को, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ये सारा कैलकुलेशन हो जाता है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के यही फॉर्मूले हैं जो हम अप्लाई करते हैं किसी का भी सेक्टर निकालने के लिए। तो इसके बाद बच्चे आता है हमारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की मैंने आगे भी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है और ट्रिक भी सिखाया हुआ है आपको कि कैसे आपने लर्न करना है। प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है हमारे पास, जो हम सोल्यूशन निकालते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।